मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे बाल गोविंद भगत जी के बारे में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक उसी तरह आप बुक खोल के और 10 मिनट का ये छोटा भी कहानी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप आराम से बैठिएगा, बुक खोलिएगा, ठीक, और सुनते रहिएगा। ठीक, अब पढ़ाई कीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम आ चुका है नज़दीक। अब पढ़िएगा नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काहे क्योंकि अब इससे पहले आप जो भी किए वो अब साइड में रखिए कि छोड़िए। जितना किए, पढ़े लिखे, क्या किए, घूमे फिरे, कि सोना बाबू के साथ घूमे, कि क्या किए, आप दोस्त के साथ घूमे, कुछ भी किए सब भूल जाइए अब से। लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, चलिए हम लोग आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, अब पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। इनके लेखक है यशपाल यशपाल जी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर कहानी स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग कुछ लेखक जी के बारे में जानते हैं। लेखक का नाम यशपाल जी है। ठीक, जन्म इनका सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। ठीक, मृत्यु इनका सन 1976 में हुई। प्रारंभिक शिक्षा कागड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किए। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जी से हुई। ठीक, इनका कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दूलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ठीक, इनका उपन्यास अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक, और झूठा सच जो इनका उपन्यास है जो भारत विभाजन के त्रासदी का मामलिक दस्तावेज है। यह हो गया कुछ लेखक के बारे में। आज अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी में ना कुछ तर्क है ना कोई वजह है, बस सीधे लिखा जा गया है। ये बात सच है। कभी कोई सोचता है कि बिना लिखे बिना तर्क और वजह का कोई कहानी लिख सकते हैं, तो हाँ, ये प्रूफ किए हुए हैं यशपाल जी कि लिख सकते हैं। आप कैसे प्रूफ किया, चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या लिखे हुए हैं कहानी में यशपाल जी। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्म सम्मान में आंखें चुरा ली। इस पैराग्राफ में क्या लेखक लिख रहे हैं, जो लेखक है कहीं जा रहे हैं तो वो सेकेंड क्लास का जो टिकट होता है वो थोड़ा महंगा होता है। तो वो जनरल में जो होता है वो थोड़ा उसका टिकट सस्ता होता है, लेकिन भीड़ कोचा के जाए आदमी। कोचाने से अच्छा लेखक सोचे कि सेकेंड क्लास का टिकट ले लेते हैं, उसमें कुछ कहानी भी सोच लेंगे और आराम से खिड़की के प्राकृतिक मतलब दृश्य भी देखते हुए चल जाएंगे। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है। लेकिन वो जो ट्रेन था वो जल्दीबाजी में था जाने के लिए, तो वो
जो लेखक है वो दौड़कर गए और सेकंड क्लास में के ही डिब्बे में बैठ गए। तो वो गए तो वहाँ था वो थे लखनऊ के नवाब साहब, वो भी बैठे हुए थे पलथी मार के, और बगल में 2 खीरा रखा हुआ था चिकने मतलब साफ सुथरा तौलिया पे। तो जो लेखक है वो देखते हैं तो सोचते हैं कि यह भी एक कहानी का हिस्सा है या फिर चिकने खीरे को देखकर संतोषजनक होंगे। जो लेखक यही मन में सोच रहे थे और कुछ इसी प्रकार इस पैराग्राफ में लिखा है। चलिए आगे क्या लिखते हैं लेखक, पढ़ते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब के बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गहरा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश वाले मंझले दर्जे में सफ़र करता देख अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, और नवाब साहब के सहसा हमें संबोधन किया। दाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। इस पैराग्राफ में लेखक यह बता रहे हैं जो नवाब साहब थे वो खाली देख के कि सेकंड क्लास में कोई आएगा नहीं, इसलिए बैठ गए और खीरा खरीद लिए। जो अकेले रहेंगे तो खा लेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, सोच रहे थे नवाब साहब तो के सामने ये लेखक आ गए। तो वो सोच रहे थे कि जो हम लोग तो इतना मतलब जो नवाब लोग होते हैं वो रईस ज़्यादा होते हैं, उनके पास बहुत पैसा वैसा रहता है, तो उनका शौक भी अलग अलग रहता है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा खाना खाते हैं, लजीज मतलब हो गया बड़ा बड़ा खाना महंगा। तो किसी छोटे लोग के सामने, अपने से छोटे लोग के सामने कैसे खीरा खाएंगे। वो इसीलिए वो लेखक से भी पूछते हैं कि क्या आप भी खीरा खाएंगे जनाब। इसी प्रकार कुछ बोलते हैं। अगला पैराग्राफ में क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं जनाब। दिया शुक्रिया, कबीला शौक फरमाए। इस पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं कि जो नवाब साहब है वो लेखक अपने मन में सोचते हैं, यशपाल जी, की जो नवाब साहब है वो सोचते हैं कि औरों लोग की तरह हम लोग को भी समझते हैं कि लथेर लेना चाहते हैं, मतलब समझ लेना चाहते हैं। तो इन्होंने अपना अति को बोले कि नहीं शुक्रिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ठीक कुछ इसी प्रकार इसमें बोले। और फिर आगे क्या लिखते हैं लेखक चलिए देखते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरा के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलियों से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर छाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही हाथ से छीलकर फाके को करीने से तौलियों पर सजाए गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब जो हुआ, जो नवाब साहब वो अपने जो लेखक मना कर दिए तो वो अपने खिड़की की ओर देख रहे थे। फिर थोड़ा देर के बाद वो दोनों खीरा को निकाले, तौलिया को झाड़े और बिछाए। फिर खीरा को नीचे से लोटा उठाकर पानी से धोए और उसको खीरा को बारीकी से स्लाइड बाई स्लाइड काट के तौलिया पे सजा लिए। और ऊपर से जो लखनऊ के स्टेशन पे ना जो लोग होते हैं वो खीरा बेचना जानते हैं, इसलिए पुड़िया में नमक और लाल मिर्च का पाउडर दे देते हैं, तो ऊपर से वो छीड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार लिख रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं चलिए देखते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों
पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सूखी बूरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्रलावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वाला शौक कीजिए, लखनऊ का बलराम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह से जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। असमान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मेदा भी जरा कमज़ोर है। की बला शौक फरमाए। जो नवाब साहब थे वो खीरा पे थी नमक रखे तो इससे पानी निकलने लगता, तो वो ताज़ा खीरा की तरफ था। तो वो लेखक को देख के खीरा को मुँह में पानी आने लगा। फिर पूछे वो नवाब साहब, क्या आप भी खाएंगे? क्योंकि नहीं, उनके सामने कैसे खा लेते? तो वो अपना असलियत कैसे दिखाते किसी के सामने कि खा लेंगे, वो खा लेते। तो लगता है ना कि नवाब सब बड़ा बड़ा खाना खाता है तो उनको शर्मिंदा फील होता है, इसलिए नवाब साहब नहीं खा रहे थे। वो फिर दोबारा पूछे कि क्या आप खाइएगा खीरा? तो वो लेखक बोल रहे हैं पहले ही मना कर दिए, तो कैसे बोलेंगे? आत्मसम्मान के कारण वो फिर बोलते नहीं, आप खाइए, मेरा पेट खराब है। ठीक, कुछ इसी पर। चलिए आगे क्या बोलते हैं पढ़ते हैं। नवाब साहब ने संकीर्ण आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों की एक ओर देखा। खिड़की की बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के अंदाज में पलकें मूंद गड़ गई। फिर क्या हुआ, जो नवाब साहब है वो अपने खीरे की ओर देखें, फिर एक स्लाइड उठाए और नाक के पास लेके गए, सूंघे और फिर उसका जो खीरे का जो लाल मिर्च का सुगंध से मुग्ध हो गए। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे। मुंह में भर आई पानी का घूंट गले से उतार गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठों पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हैं तो यह है खानदानी रईसों का तरीका। फिर क्या हुआ, जो ने अमीर ज़्यादा मतलब साहब जी जो थे वो फिर सूंघे, उसके बाद ट्रेन के खिड़की से फेंक दिया। फिर बार बार एक एक करके सारे को नाक के पास सूंघते गए और फेंकते गए और फेंक दिए। तो फिर अपनी गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखें और मन ही मन कह रहे थे कि देखिए ये खानदानी रईसों का तरीका होता है खाने का। ठीक, तो चलिए आगे फिर क्या लेखक लिखते हैं देखते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीज, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? पंक्ति में नवाब साहब जो थे वो खीरे के तैयार और सुगंध लेते लेते वो थक गए थे तो वो सो गए। तो इस सम्मान में लेखक अपना सर झुका लिए और सोच रहे थे, ये है खानदानी शिष्टता और कोमलता, जो कोमलता है। और मन में सोच ही रहे थे कि क्या इस छोटा खीरे के सुगंध से
पेट भर जाएगा क्या, क्या ये पेट भर जा सकता है, और यही कुछ सोच रहे हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, कवि लेखक क्या लिखते हैं देखते हैं, चलिए। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चंदू खुल गए, पहचान ये है नई कहानी के लेखक, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो ये सोच ही रहे थे तब जो नवाब साहब थे वो डकार मारते हैं, वो ये सोच देख कर और लेखक की तरफ देख कर बोलते हैं कि खीरा लजीज था, इसके पेट में होने लगता है। ठीक, और ये सोचकर लेखक के मन में एक नई कहानी आ जाती है। ये सोचकर खीरे के बिना खाए और सुगंध से पेट भरा जा सकता है, तो ये बिना तर्क और पात्रों से लेखक कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार इस कहानी में लेखक कह रहे हैं। चलिए एक सारांश में बताते हैं लेखक इस कहानी में क्या लिख रहे हैं। लेखक जो थे वो कहीं जा रहे थे पास में, तो वो लोकल ट्रेन, वो सेकेंड क्लास के टिकट खरीद के और दौड़कर जब ट्रेन चलने लगता है तो दौड़कर बैठ जाते हैं, तो उनके सामने एक नवाब साहब बैठे होते हैं, जो बगल में 2 खीरा रखे हुए रहते हैं तौलिए पे। तो वो नवाब साहब सोचते हैं कि जो इनके सामने हम कैसे खाएं, तो इसलिए वो पूछ लेते हैं लेखक से, क्या आप खीरा खाएंगे, हाँ क्या आप खीरा खाएंगे। तो वो बोलते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे, वो मना कर देते हैं। तो लेखक जो नवाब साहब है वो खिड़की और देख कर फिर खीरा को निकाल कर नीचे से लोटा में पानी लेके रखे हुए, तो लोटा से खीरा को धोकर स्लाइड बाई स्लाइड काट लिए और ऊपर से नमक मिर्ची जो पाउडर था, क्योंकि जो लखनऊ के स्टेशन पे जो खीरा बेचते हैं वो समझदार हो चुके थे, वो पुड़िया में ये नमक मिर्ची का पुड़िया रखते थे, वो भी दे देते थे, वो छिड़क दिए जिससे पानी निकलने लगा और लेखक के मुंह से पानी निकलने लगा। फिर एक बार और वो पूछे कि क्या आप खीरा खाएंगे, तो वो जो पहले ही मना कर चुके थे तो अपना सम्मान कैसे खो देते, इसलिए वो फिर मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, मेरे पेट में कुछ दर्द है। ठीक, तो पेट खराब है जो हम नहीं खाएंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, तो वो जो नवाब साहब वो कैसे खाते हैं, कहते हैं कि हम इतने रईस ज़्यादा होते हैं, वो लोग शाही खाना खाते हैं। तो वो खीरा को स्लाइड उठाकर खिड़की ओर देखते हैं और स्लाइड वगैरह सूंघ कर वो फेंक देते हैं। ऐसे करके सारे खीरा को सूंघ कर फेंक देते हैं और सूंघने और तैयार करने में ये थक जाते तो वो सो जाते। तो जो लेखक है वो सोचते हैं कि यही होता है खानदानी रईसी, जो इसकी शिष्टता और कोमलता यही होता है। इसके संबंध में वो सर झुका लिए और ये सोच रहे थे कि आप बिना खीरा को खाए पेट भरा जा सकता है, ये मुमकिन है। तो यही सोच रहे थे, तो ये बात जो यही बात सोच ही रहे थे, तो वो जो नवाब साहब थे वो डकार मारते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हाँ बिना खाए हुए पेट, वो और डकार मारते हैं। तो तभी ये सोच ही रहे थे, तभी लेखक जो नवाब साहब वो डकार मारते हैं। तब लेखक की ओर देखते हैं कि खीरा की तरफ देखकर जो वो नवाब साहब थे वो बोलते हैं, खीरा लजीज होता है लेकिन ये गुद्देदार और नाराज होते हैं। ठीक, और इसके बाद जो लेखक है वो सोच रहे थे कि जब बिना खाए खीरा का सुगंध यही पेट भरा जा सकता है, तो बिना तर्क या बातों के कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं। कुछ यही इसी प्रकार कहानी खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।